ओके, स्टार्ट करते हैं इंडियन मैप। और इंडियन मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आर्मी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमने देख लिया था। मिलिट्री पैरामिलिट्री के बारे में पढ़ लिया था, समझ लिया था। हमने देखा था कि मिलिट्री में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये तीनों इंक्लूड होते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं। और हमने पैरामिलिट्री में कुछ 7-8 पैरामिलिट्री के बारे में देखा था, जिसमें से आसाम राइफल हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, ठीक है, और आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, इन सब के बारे में देखा था। तो इसमें से जो आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, और बाकी जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। ये चीज मैंने शायद लास्ट वीडियो में नहीं बताई थी, लेकिन मैंने पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया है, तो यहाँ पर समझ लो। जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो किसके अंडर काम करती हैं? होम मिनिस्ट्री, एक्सेप्ट इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड किसके अंडर काम करती है? डिफेंस मिनिस्ट्री की, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर भारत के जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं उनको प्रोटेक्शन देने का काम तो हमारी फोर्सेस करती हैं, जिसमें से एक है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और दूसरा है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगाया जाता है। और एनएसजी जो होती है वो सीएम हो गए, गवर्नर हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, इन सब की प्रोटेक्शन में एनएसजी को लगाया जाता है। अगर कहीं देश के अंदर कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उसमें भी एनएसजी को इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग अपने इंडियन मैप का लास्ट पड़ाव की तरफ चलते हैं और इसमें समझते हैं रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। रिवर सिस्टम समझने से पहले हमें समझना होगा नदियों के बारे में। नदियां निकलती कहाँ से? तो हम जानते हैं कि भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, ये पूरा का पूरा रेंज क्या कहलाता है? हिमालय। और हिमालय में जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों पर क्या जमा होता है? बर्फ, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर, ठीक है, समझा क्या? देखो, जब भी हम धरती से, मान लो यार धरती से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तो टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है, समझा ना? 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। यानी अगर हम रफली इसके हिसाब से देखें तो 1600 मीटर के आसपास जाते जाते हैं, 1600 मीटर के आसपास जाते जाते हैं हमारे टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी, समझा ना? 10 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। हिमालय का जो माउंटेन रेंज है यहाँ पर 8,850 मीटर यानी 8-8 किलोमीटर की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट तो है सबसे ऊंचा, उससे 6,000 जो कि कुछ 6,000 मीटर की है, कुछ 5,000 मीटर की है, कुछ 4,000 मीटर की है। तो सोचो इतनी ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर की क्या हालत होगी? -30, -20 डिग्री सेल्सियस में चली जाती होंगी, है कि नहीं? और जब टेम्परेचर माइनस में रहता है तो ऊपर जो भी पानी रहता है वो किसमें कन्वर्ट हो गया रहता है? बर्फ में। और वही बर्फ धीरे धीरे क्या होती है? पिघलती है। और जब वो पिघलती है तो वहां से किसका निर्माण होता है? नदियों का निर्माण होता है। और वो नदियां धीरे धीरे करते करते पहाड़ों को काट करके अपना एक रास्ता बनाती हैं, और उस रास्ते के जरिए पूरे मैदानी भागों में फैल जाती है। क्लियर हुआ? ये क्या है? ये हमारे माउंटेन्स है, माउंटेन पर फैले हुए सारे के सारे ग्लेशियर्स हैं। क्या ये ग्लेशियर्स पूरी तरीके से पिघल सकते हैं? नहीं, ठीक है, ये धीरे धीरे पिघलते रहते हैं। जैसे कि जब दिन होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत ही पिघलते रहते हैं। उसके बाद जैसे ही रात होती है टेम्परेचर फिर से घट जाता है और फिर से सब बर्फ बन जाता है, ठीक है। फिर जो है सुबह होती है तो हल्का फुल्का जो है पिघल जाता है, और जब वो पिघलता है तो यही पानी बन करके नीचे की तरफ आने लगता है, और उससे कहाँ जाती है? वो नदियां मैदानी भागों में चली जाती है। तो जो नदियां ग्लेशियर से निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ये सदा नीरा है, यानी 12 महीने 12 मंथ इनमें पानी रहता है, इन्हें हम कहते हैं पेरेनियल, ठीक है, पेरेनियल रिवर। जिन नदियों में 12 महीने पानी रहता है उन्हें क्या कहते हैं? पेरेनियल, सदा नीरा। हिंदी में उसे कहते हैं सदा नीरा।
नीरा मतलब पानी जल रहने वाला, और पेरेनियल वो इंग्लिश में कहते हैं जिसमें 12 महीने पानी रहता है। इतना क्लियर हुआ। तो नदियों का जो मेजरली ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? ग्लेशियर से। ठीक है, ग्लेशियर से। कितने मीटर की ऊंचाई पर जाने में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी आती है? 165 मीटर की ऊंचाई पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने में हमारे टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। क्लियर हुआ? अब समझो ध्यान से। ठीक है, ध्यान से इसको समझो। जैसे कोई नदी है, मान लो मैं ये पहाड़ है, ठीक है, तो पहाड़ से कोई नदी निकलेगी, मान लो ये नदी का नदी ऐसी है, ठीक है, रिवर है। कुछ नदियां होंगी, अब अच्छा ये जो रिवर रहेगी, ये रिवर जा करके समुद्र में मिल जाएगी। ठीक है, मान लो ये समुद्र, ये ओशन, ओशन में जाकर के ये गिर गई। ठीक है, ओशन में गिर गई। अब कुछ रिवर्स होंगी जो इसी रिवर में आकर के मिल जाएंगी। जैसे कि मान लो कोई एक रिवर आई जो इसी रिवर में आकर के मिल गई। ठीक है, रिवर में आकर के मिल गई है। या कुछ रिवर होंगी जो इसी रिवर से निकल करके समुद्र की तरफ चली जाएंगी, है ना। हाँ, ये हमारी है मेन रिवर, मेन रिवर जो ग्लेशियर से निकली और सीधा कहाँ चली गई है? ओशियन में। ठीक है, एक नदी और थी जो निकली ग्लेशियर से, लेकिन वो इसी रिवर में आकर के मिल गई। और एक नदी हुई जो इसी रिवर से निकली और जाकर के ग्लेशियर समुद्र में मिल गई, ओशियन में। समझ आ रहा है? ये है ओशियन। तो जो नदी निकली थी ग्लेशियर से उसे हम कहेंगे मेन रिवर, मेन रिवर। जो नदी ग्लेशियर से निकल करके इस मेन रिवर में मिल गई उसे हम कहेंगे ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी यानी इसकी सहायक नदी, है ना, सहायता करने वाली। अपना पानी पानी ले जाकर के मेन नदी ने इसमें उड़ेल दिया, है ना। हाँ, और एक नदी जो इस मेन नदी से निकल करके गई उसे हम कहेंगे ब्रांच, ब्रांच शाखा, है ना, शाखा। यानी कि मेन नदी से निकल करके ये ओशन में चली गई। क्लियर हुआ? हाँ, जब इस मेन रिवर, ट्रिब्यूटरी और ब्रांच को आपस में मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसे कहते हैं रिवर सिस्टम। क्या कहते हैं? रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम। तो रिवर सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? मेन रिवर प्लस ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी प्लस ब्रांच। ठीक है, ब्रांच बहुत कम देखने को मिलती है, मोस्टली हमें मेजरली ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है, तो रिवर सिस्टम समझ में आया। अगर कोई पूछेगा कि रिवर सिस्टम किसे कहते हैं, क्या मेन नदी जैसे गंगा है तो सिर्फ गंगा को ही रिवर सिस्टम कहेंगे, या गंगा में जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसकी जितनी ब्रांचेस हैं, इन सबको मिला दिया जाए तब एक रिवर सिस्टम बनेगा। सबको मिला करके रिवर सिस्टम का निर्माण होता है। इतना क्लियर? दूसरा टर्मिनोलॉजी समझते हैं। कभी कभी हमें सुनने को मिलता है रिवर बेसिन, रिवर बेसिन, ठीक है, रिवर बेसिन। अब इसको समझो, जब भी कोई मेन नदी, जैसे मान लो ये गंगा है और गंगा की कोई ट्रिब्यूटरी है, मान लो ये यमुना है, ठीक है, और यहाँ से एक उसकी ब्रांच है हुगली, ठीक है, ये है यमुना और ये है गंगा। तो इस गंगा, यमुना और हुगली के द्वारा जितने भी एरिया में इरिगेशन पॉसिबल होता है, ठीक है, जितने भी एरिया में इरिगेशन पॉसिबल होता है उस पूरी एरिया को हम
गंगा रिवर बेसिन के नाम से जानेंगे। समझा? गंगा रिवर बेसिन। गंगा क्यों? क्योंकि गंगा मेन रिवर है, बड़ी है, उसमें पानी की अमाउंट ज्यादा है, इसलिए हमने नदियों में देखा है जो नदी का वॉल्यूम ज्यादा होता है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, नाम उसी नदी के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो रिवर बेसिन क्या होता है समझ में आया? रिवर बेसिन किसी भी नदी के ब्रांच और ट्रिब्यूटरी और मेन जो भी मेन रिवर है उसके ब्रांच और ट्रिब्यूटरी के जरिए जितने एरिया में इरिगेशन पॉसिबल होता है वो सारा का सारा एरिया उस रिवर का बेसिन कहलाता है। समझा? बेसिन मतलब नॉर्मली क्षेत्र कह सकते हैं, क्षेत्र। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये है, और जैसे कि यहाँ से गई गंगा, यहाँ चली गई, और यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो आई यमुना और यहाँ मिल गई, यहाँ से आ गई हुगली, यहाँ हो गई। उसके बाद इसी में हमें यमुना की कई सारे जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं जैसे कि बेतवा, केन, है ना, चंबल, बेतवा, केन। उसके बाद यहाँ से हमें सोन, ठीक है, और जो कि सुवर्ण रेखा वगैरह देखने को मिल जाती है, ट्रिब्यूटरीज गंगा में आके मिल जाती है। ऊपर से जो है हमें जो क्या कहते हैं यहाँ जैसे यहाँ से राम गंगा आती है, ठीक है, फिर काली नदी आ जाती है इसमें से, उसके बाद गंडक आ जाती है, कोसी आ जाती है, सारी की सारी नदियां मिल जाती हैं। तो अगर कहा जाएगा बताओ इस गंगा का बेसिन कहाँ तक फैला हुआ है, तो भाई ये पूरा यूपी, बिहार, उत्तराखंड और ऊपर का मध्य प्रदेश का भाग, उधर से ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल, ये किसमें आ जाता है? गंगा रिवर बेसिन में। ठीक है, गंगा रिवर बेसिन में। बात समझ में आया क्या? हाँ, तो रिवर बेसिन क्या होता है समझ में आ गया? हमने तीन कंसेप्ट समझ लिए, क्या क्या? एक तो रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, रिवर ओरिजिन। दूसरी चीज हमने क्या देख लिया कि भाई ट्रिब्यूटरी क्या होती है, ट्रिब्यूटरी, और ब्रांच क्या होती है, ब्रांच। उसके बाद हमने देखा कि रिवर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम। और फिर हमने देख लिया रिवर बेसिन, रिवर। ठीक है, इतना सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर है। अब सवाल पूछता है कि भारत में सबसे बड़ी रिवर बेसिन किसकी है? ठीक है, भारत में सबसे बड़ी रिवर बेसिन किसकी है? तो हमें कुछ रिवर, बरोबर, तो हमें कुछ रिवर बेसिन के बारे में याद रखना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, रिवर बेसिन। देखो, पहला गंगा, ठीक है, गंगा। दूसरा इंडस, इंडस मतलब सिंधु। तीसरा गोदावरी, गोदावरी। चौथा कृष्णा, कृष्णा। पांचवा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, छठवां महानदी, महानदी। और सातवां नर्मदा, नर्मदा। ठीक है, ये साइज के हिसाब से है। कहेगा कि सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन किसका है, तो गंगा का। ठीक है, लार्जेस्ट। उसके बाद अगर कहेगा सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट, तो सेकंड लार्जेस्ट इंडस, थर्ड लार्जेस्ट गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर ब्रह्मपुत्र। इसको याद रखने का ट्रिक, अगर याद रखना है ट्रिक तो ट्रिक से याद रख लो, नहीं तो ऐसे भी याद रखा जा सकता है। जैसे ट्रिक क्या है कि गधा पता है, गधा, गधा अगर सिंह शेर की गोद में बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा? शेर फाड़ के खा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही गधा कभी सिंह की गोद में नहीं जा सकता। ठीक है, तो गधा
सिंह की गोद, ठीक है। और जो कृष्ण जी होते हैं, कृष्ण जी वो ब्रह्मा से महान नहीं, ब्रह्मा से महान नहीं, ठीक है। तो गधा सिंह की गोद और कृष्ण जी ब्रह्मा से महान नहीं। तो ग से गंगा, सी से सिंधु, ग से गोदावरी, ठीक है। इधर गो गो गोदावरी, ग से गंगा, सी से सिंधु, गो से गोदावरी, ठीक है। फिर कृष्ण से कृष्णा, ब्रह्म से ब्रह्मपुत्रा, म से महानदी और न से नर्मदा। समझ में आया? तो भारत में कुल 7 रिवर बेसिन को याद रखना है सीक्वेंसली। कैसे कैसे? गंगा, इंडस, वो अपने लिए याद कर लेना, गधा सिंह की गोद, कृष्णा ब्रह्मा से महान नहीं, ठीक है। हाँ, तो जैसे रिवर बेसिन में याद कर लेते हैं अभी हम लोग, ऐसे ही विद्यार्थी में गंगा, इंडस, गोदावरी, गंगा, इंडस, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, ठीक है, नर्मदा। गंगा, इंडस, गोदावरी, गंगा, इंडस, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, नर्मदा, ठीक है। बोलो एक बार, गंगा, इंडस, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, नर्मदा, ठीक है। तो पहले GIG, ठीक है, GIG, GI जो मूवी देखा है, GI जो देखा है? जैसे गंगा, इंडस, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मा, महानदी, नर्मदा, गधा सिंह की गोद और कृष्ण जी ब्रह्मा से महान है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़ जाए, चलो। अब हम समझते हैं कि इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम मैं इधर लिखता हूँ, इंडस रिवर सिस्टम। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? मैप, मैप। और चूंकि हमें इंडस के बारे में पढ़ना है तो हमें सदर्न इंडिया की कोई जरूरत तो है नहीं, तो हम क्रॉप कर लेते हैं इसको। ये यहाँ से और ये भी सिस्टम आप अच्छे से बता सकूं। अब अच्छे से मैप दिखाई दे रहा है? देखो, इंडस रिवर का जो ओरिजिन होता है वो तिब्बत के मानसरोवर लेक से होती है। कहाँ से? मानसरोवर लेक, नाम मान सरोवर, ठीक है, मानसरोवर लेक। यहाँ से निकलती है कौन? इंडस। इंडस को हिंदी में कहते हैं सिंधु, ठीक है। और ये सीधा जो है अपने जम्मू लद्दाख से होते हुए, लद्दाख से होते हुए सीधा एक पाकिस्तान के बीचों बीच से नीचे अरेबियन सी में गिर जाती है, ठीक है। अरेबियन सी में गिर जाती है। तो कौन सी नदी है? इंडस, इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर। अब जब हम रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमें ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी पढ़ना होगा, है ना। तो इंडस की कुल 5 ट्रिब्यूटरीज हैं जिसके बारे में याद हमने कई बार किया हुआ है, यहाँ फिर से डिस्कस कर लेते हैं। उसमें आता है JCRBS, ठीक है, JCRBS, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सुतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सुतलज। तो बोलो JCRBS किसकी ट्रिब्यूटरीज है? इंडस, ठीक है, इंडस। आप समझते हैं कि इसमें सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लार्जेस्ट। देखो, 2 वर्ड हमेशा याद रखना, एक लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब
जिसमें अधिक अमाउंट में पानी होगा, ठीक है, और एक होगा लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट मतलब जो लंबाई में बड़ा होगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है वो है चेनाब, चेनाब, और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है सतलज, ठीक है, क्लियर है। तो अगर लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं, यानी इसी चेनाब में सारी की सारी नदियों का पानी आता होगा और उठ जाकर के किससे मिलती होगी, इंडस से, तभी तो इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी हुई। तो हम पहले चेनाब को बना देते हैं। तो देखो, चेनाब हिमाचल प्रदेश से निकल करके ऊपर जाती है और जम्मू कश्मीर से होते हुए ये आकर के डायरेक्टली किसमें मिल जाती है, इंडस में, ठीक है। ये है हमारा चेनाब, पहले मैंने चेनाब लिख दिया। उसके बाद फिर हम बात करेंगे ऊपर झेलम। तो झेलम का ओरिजिन जम्मू कश्मीर वाले एरिया में होता है। ये पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर बनाते हुए आकर के किसमें मिल जाती है, चेनाब में, ठीक है, चेनाब में। ये हमारा झेलम, ठीक है, झेलम। अब हो गया जेसी हो गया, अब क्या बचा, आर बी और एस, ठीक है। तो देखो, सी के नीचे है आर, तो रवि यहीं से निकलती है, ऊपर जाती है और ये बॉर्डर बनाते हुए आकर के कहा मिल जाएगी, चेनाब, ठीक है, चेनाब। तो ये हो गया हमारा आर। अब देखो, ब्यास जो है, ब्यास रिवर इंडिया में ओरिजिनी होती है और इंडिया में ही वो सबमर्ज हो जाती है, वो मिल जाती है किसमें, सतलज में। तो हमें पहले समझना होगा कि सतलज कहाँ से आ रही है ना। देखो, सतलज सेम जहां से इंडस निकलती है वहीं से सतलज भी निकलती है, और हिमाचल प्रदेश का निचला हिस्सा से होते हुए और ये पंजाब के निचले हिस्से से होते हुए ये इसमें जाके मिल जाएगी सीधा चेनाब में, समझा, चेनाब में। ये कौन सी है हमारी, सतलज, सतलज। अब रावी के नीचे से ओरिजिन होती है कौन, ब्यास, और ब्यास भी आती है और पंजाब में कहा मिल जाती है, सतलज, ठीक है। कलर समझ में आ रहा है क्या, दूसरा कलर कर दूं, दिखाई तो दे रहा होगा अच्छे से। ये हो गया हमारा ब्यास। तो इसमें सवाल पूछता है कि ऐसी कौन सी नदी है, इंडस रिवर सिस्टम की ऐसी कौन सी रिवर है जो पाकिस्तान में नहीं जाती है, ब्यास, ठीक है। बाकी सारी की सारी नदियां कहाँ घुसती हैं, पाकिस्तान, क्लियर है। इन लोकेशन और इन नदियों का ओरिजिन एकदम अच्छे से आंखों में दिखा लेना, क्योंकि जब भी मेंस में रिवर सिस्टम पूछा और तुमने ये डायग्राम बना करके इन नदियों को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, फट्टे मार्क्स मिलेंगे एकदम, हाँ। और ये कैसे आएगा, इसको बार 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 प्रैक्टिस करने से, एक दो बार वैसे तो प्रैक्टिस कर लोगे तो आ ही जाएगा, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं इसको अच्छे से दिमाग में बिठवा दूंगा, समझा। तो देखो, 2000 जो 21 का अपना ये यूपीएससी था, इसमें यूपीएससी ने पूछा हुआ था कि इंडस रिवर सिस्टम की वो कौन सी नदी है जो डायरेक्टली जा करके इंडस से मिलती है। तो उसमें चेनाब भी था, सतलज भी था, और झेलम भी था, और रावी भी था। तो हम सबको पता है कि इसका आंसर है चेनाब, लेकिन यूपीएससी का माथा फिरा था, उसने किस वजह से उसको सतलज माना था। सवाल था कि इंडस रिवर सिस्टम में, हाँ, ऐसी कौन सी रिवर है जिसमें सबसे अधिक पानी है और वो डायरेक्टली जाकर के इंडस में मिल जाती है, स्टेटमेंट दिया हुआ था, ठीक है, डायरेक्टली जाकर के इंडस में मिल जाती है। तो उसका आंसर तो है चेनाब, लेकिन यूपीएससी ने आंसर सतलज माना था। अब किस वजह से माना क्या मालूम, क्योंकि हमें एक चीज पता है, अगर हम लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे, सारी की सारी नदियां आकर के उसमें मिलती हो, चाहे वो झेलम हो, रावी हो, सतलज हो, वो नदी भी चेनाब में आकर के मिल रही है, और चेनाब ही नदी है जो इंडस से डायरेक्टली मिल रही है, ठीक है। सतलज भी डायरेक्टली नहीं मिलती है, क्लियर है क्या। और उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि वो रिवर का नाम बताओ जो डायरेक्टली इंडस से मिल रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी
यूपीएससी ने उसे सतलज को करेक्ट आंसर दिया था। आई डोंट नो, अगर कभी इसका जवाब मिले तो सर से पूछना और मुझे भी बताना। ठीक है, तो ये इंडस रिवर सिस्टम समझ में आया। इंडस रिवर सिस्टम में किन दो नदियों का ओरिजिन है? मानसरोवर लेक से होता है, सतलज और इंडस। सतलज और इंडस कौन सी रिवर है जो पाकिस्तान में नहीं जाती है? यस। अब देखो, इस इंडस रिवर जो सिस्टम है, इस पर ना पाकिस्तान और इंडिया में एक समझौता हुआ था 1960 1960 में, जिसे कहा जाता है इंडो पाक वाटर ट्रीटी। 1960 में क्या हुआ था? इंडो पाक वाटर ट्रीटी। ठीक है, ट्रीटी। इसके तहत क्या था कि भारत कभी भी ये जो झेलम, चेनाब, रावी है, क्योंकि इसका ओरिजिन भारत से हो रहा है, ये जा रही है पाकिस्तान में, कभी भी इन नदियों पर बांध बना करके पूरा पानी को रोकेगा नहीं। तो पाकिस्तान पागल है क्या? कोई भी देश बांध बना करके नदी के पूरे पानी को रोक सकता है? अगर रोकेगा तो उस कंट्री में खुद फ्लड की समस्या हो जाएगी। हम डैम क्यों बनाते हैं? ताकि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। समझा रहे? और इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होती है तो भैया पानी तो नीचे ही आता है ना अल्टीमेटली। ऐसा तो है नहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में पानी खत्म हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान को इस बात का भरोसा नहीं था कि हम लोग पानी को रोक लेंगे। इसको थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि जो है पानी अल्टीमेटली अगर इंडिया रोकेगा भी तो वापस, क्योंकि नीचे वाला एरिया कैसा है, ढलान है, सारी की सारी नदियां नीचे की तरफ फ्लो करके आ रही हैं, तो पानी हमारे ही यहाँ आने वाला है। समझा? तो ये कहेगा कि इंडो पाक वाटर ट्रीटी कब हुई थी और किस रिवर सिस्टम को लेकर हुआ था? इंडस रिवर सिस्टम को लेकर के 1960। ठीक है, कब और किस रिवर सिस्टम के लिए? तो 1960 में इंडस रिवर सिस्टम को लेकर। क्लियर? आगे चले। चलो, ये इंडस वाला हो गया। अब हम लोग समझते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, सो अगेन वी नीड मैप and let me cut some portion. ये तो मैप दिखाई दे रहा? बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या है? ये मानसरोवर लेक। इस मानसरोवर लेक से इसका ओरिजिन हुआ था इधर इंडस। ठीक है, इसी मानसरोवर लेक से ब्रह्मपुत्र रिवर का भी ओरिजिन। ठीक है, इसी मानसरोवर लेक से ब्रह्मपुत्र रिवर का भी ओरिजिन होता है। क्लियर है क्या? ये जो ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि ये कहाँ से गुजर रही है? तिब्बत से। तिब्बत तिब्बत पर किसका कब्जा है? चाइना। तो चाइना इतना हरामी है कि अपने एरिया से जाने वाले कोई भी नदी रहेगा, हमारे मानसरोवर लेक का नाम मापांग कर दिया है, चेंज करके ऐसा ऐसा नाम रख देता है कि पढ़ा नहीं जाता है एकदम से। ठीक है, कैलाश माउंटेन का नाम चेंज करके पता नहीं कौन सा कांग रख दिया है उसका, अजीबो गरीबो नाम। तो वैसे ही ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसका नाम इसने यारलुंग सांगपो रख दिया है। तो कहेगा कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है या चाइना में किस नाम से जाना जाता है?
यारलुंग सांगपो, सांगपो, यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो। ब्रह्मपुत्र को चाइना ने जिस तिब्बत को कब्जाया है, तिब्बत तो चाइना का है ही नहीं, कब्जाया किया है इसने 1959 में कब्जा किया है। तो उसको फिर चाइना क्यों बोले, तिब्बत ही बोलने का है। तिब्बत में चाइना के द्वारा कब्जा किए गए तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो। ठीक है। अब जैसे ही ये यारलुंग सांगपो इस अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारती है, इसे यहाँ कहा जाता है दिहांग, दिबांग नहीं, दिहांग। ठीक है, मैं लिखता हूँ दिहांग। ठीक है, दिहांग, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? दिहांग। और जैसे ही ये आसाम में घुसती है, उसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, वहां पर एक वैली है, दिहांग वैली, तो वैली के नाम पे नाम पड़ गया है ना, दिहांग वैली के नाम पर इस। हाँ, तो वो वैली का भी तो अस्तित्व होना चाहिए। अगर ये वैली का मतलब वैली को हम लोग ब्रह्मपुत्रा के ही नाम से कर देते, ठीक है, तो इस वैली का भी महत्व खत्म हो जाता। फिर हर हर स्टेट का अपना कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन तो होना चाहिए। अब जैसे गंगा को ही हम लोग क्या हर जगह गंगा कहते हैं? नहीं। तो जिनको नहीं पता है वो लोग कहते हैं ना, जिनको नहीं पता वो तो पूरा ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र ही कहेंगे। अगर मैं क्या मैंने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पूरा बताया कि गंगा बनती कैसे है? नहीं बताया ना? हाँ ठीक है। जब मैं बताऊंगा कि गंगा एक्चुअली में गंगा है ही नहीं, गंगा बनती है। ठीक है, हाँ, तो अगर बताया रहेगा ठीक है, नहीं तो गंगा, गंगा का ओरिजिन होता नहीं है। गंगा को मतलब कई नदियों से मिलकर गंगा बनती है दरअसल। मैं जब उत्तराखंड पढ़ा रहा था तब मैंने शायद बताया हुआ है ये चीज उत्तराखंड में। ठीक है, पंच प्रयाग के बारे में बताया रहेगा मैंने, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, और देव प्रयाग में आकर के गंगा नाम पड़ता है ना। हाँ, तो इसी तरीके से क्योंकि हर एरिया का अपना एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है, तो उनका भी तो ध्यान रखना है। इसके लिए अरुणाचल प्रदेश में दिहांग वैली के नाम पर इसको क्या दिया गया है? दिहांग। और आसाम में आते ही इसे ब्रह्मपुत्रा का नाम दिया जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, इतना क्लियर है? तो ब्रह्मपुत्रा को तीन अलग अलग नाम से जाना जाता है। तिब्बत में किस नाम से? यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो। और अरुणाचल में दिहांग। और ब्रह्मपुत्र आसाम में ब्रह्मपुत्र। अब देखो, मुझे इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करनी है, तो मैं थोड़ा सा ये मैप वापस इधर ले लेता हूँ ताकि यहाँ मैं नाम नहीं लिखूंगा। ठीक है, सीधा मैं ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करूंगा। बताओ ये लेक कौन सा है? मानसरोवर। मानसरोवर से कौन सी रिवर निकल रही है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो। तीन चार बार बोलो, चाइनीज वाइनीज बोलो, आराम से याद हो जाएगा। यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो। ठीक है, अब देखो, इस आसाम में आते ही इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, तो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से आती है, इसको मिल जाती है। ठीक है, एक इसको कहते हैं सुबनश्री। ठीक है, सुबनश्री, क्या कहते हैं? सुबनश्री, 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 सुबनश्री। ठीक है, सुबनश्री, क्लियर है? सुबनश्री। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ से आएगी
एक मिल जाएगी लोहित, 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 ठीक है। सुबनश्री लोहित, सुबनश्री लोहित, सुबनश्री लोहित, ठीक है, सुबनश्री लोहित। क्लियर है? ओके। उसके बाद यहाँ से आएगी एक, मिल जाएगी कामेंग, 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 ठीक है, कामेंग। और यहाँ से आकर के एक मिल जाएगी मानस, 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 मानस। यहाँ से आती है सबसे बड़ी त्रिपुटी मिल जाती है तीस्ता, 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 समझ रहे? तीस्ता, तीस्ता। और नागालैंड और ये जो मणिपुर है, मणिपुर के ऊपरी सेक्शन से आती है और ये मिल जाती है बराक, 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 बराक। तो ये जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र की इतनी सारी ट्रिब्यूटरी को याद रखना है। पहले कौन सी? सुबनश्री, सुबनश्री के बाद कामेंग, सीधा ऊपर ऊपर नॉर्थ वाली, हम लोग नॉर्थ की बात करते हैं, राइट ट्रिब्यूटरी। इधर साइड में क्या हो जाएगी? राइट ट्रिब्यूटरी, नीचे वाले में लेफ्ट। पहले राइट ट्रिब्यूटरी की बात कर लेते हैं। राइट ट्रिब्यूटरी में सुबनश्री, कामेंग, मानस, तीस्ता, सुबनश्री, कामेंग, मानस, तीस्ता, सुबनश्री, कामेंग, मानस, तीस्ता, ठीक है। और फिर लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो लोहित, बराक, लोहित, बराक, लोहित, बराक, ठीक है, लोहित, बराक। इतना क्लियर हुआ? मैं इसको दिखा देता हूँ। जैसे मैं थोड़ा सा देख लेंगे तो क्या आएगा। देखो मैं यहाँ पहले ये दिखाई दे रहा है, जैसे ये उत्तराखंड, उत्तराखंड के इधर देखेंगे तो हमें दूर से ही ये लेक दिखाई दे रहा है, यही है मानसरोवर। देखो इस मानसरोवर का नाम क्या रख दिया है? मापांग, ठीक है। इसको पता है कि अगर मानसरोवर कहेंगे तो सब इंडिया वाले अपना क्लेम कर देंगे, इसमें नाम आंग वांग कर दो, तो चाइना वाले आंग वांग बहुत लगाते हैं, ठीक है। मापांग। अब यहीं से निकलती है कौन सी? ये ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा। और सीधा यहाँ आ जाते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ देखेंगे तो यहाँ से ये नदी आ रही है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ये बड़ा करूंगा तो और दिखाई देने लगेगा। देखो ये है ब्रह्मपुत्रा, दिखाई दे रहा। हाँ, ब्रह्मपुत्रा अंदर जाएगी ब्रह्मपुत्रा। अब मैं सीधा यहाँ एंट्री मार देता हूँ, यहाँ से हमको बिजली देखेंगे। देखो ब्रह्मपुत्रा इतना चौड़ा है, ठीक है, इतना चौड़ा है। तो इंडिया का अगर कहेगा कि लार्जेस्ट रिवर कौन सा है तो ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पानी की अमाउंट जो है बहुत अधिक हो जाती है और कहीं कहीं तो 10-10 किलोमीटर का एरिया ये कवर कर लेता है इसका बैंक, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये हमारा ब्रह्मपुत्रा है पूरा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा। अब इसकी मैं ट्रिब्यूटरी दिखा देता हूँ, लोड हो जाए। नाम ऐसे दिखाई नहीं पा रहा है, जैसे ये कौन सी नाम लिखा रहता है, ये दिखाई दे रहा है सुबनश्री, ठीक है, सुबनश्री, सुबनश्री। तो यहाँ से है ये वाले सेक्शन से आ रहा सुबनश्री, इसमें मिल रहा है। उसके बाद यहाँ जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कामेंग, कैसा है नाम दिखाई दे, कामेंग, ठीक है, कामेंग। कामेंग के बाद आगे आएंगे, हमें यहाँ दिखाई देगा मानस, ये वाला है कैसा है,
छोटे रिवर्स का तो नाम जल्दी दिखाता हूँ। मानस इधर अपने को ये ठीक है, भूटान वाला है मानस दिखाई दे रहा है। ये 3 मेजर ट्रिब्यूटरी याद रखने का, कौन कौन से, सुबनश्री, कामेंग और मानस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आएंगे तो हमें सिक्किम से जो निकलता हुआ दिखाई देता है, नीचे बांग्लादेश है, सिलीगुड़ी ऊपर, और ये हमें दिखाई देगा यहाँ से तीस्ता, ठीक है, देखो तीस्ता रिवर, ठीक है, तीस्ता। यहाँ पर ये हो गया। देखता हूँ अगर बराकर दिखाई देता है तो बराकर तो ऐसे ना जंगल एरिया है, पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, इतना ग्रीनरी है, सब जंगलों से भरा हुआ है। हिंदू नदियों को घूम पाना ये शायद से दिखेगा नहीं बराकर। और अगर हम लोहित देखने की कोशिश करें तो लोहित भी शायद ऐसे दिखेगा। सारा सारा ठीक है, बाकी और तो दिख नहीं रहा है इसमें। 3 मेजर दिख गया तो याद रखना, बाकी मैंने बता ही दिया है, ठीक है। ये कौन कौन से, सुबनश्री, कामेंग, मानस, तीस्ता, लोहित और बराकर, ठीक है। ओके, सो ये हमारा कौन सा रिवर सिस्टम था, ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो हमने इंडस रिवर सिस्टम देख लिया और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गंगा रिवर सिस्टम देख करके फिर साउथ इंडिया में चलेंगे। साउथ इंडिया में जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है उनके बारे में समझ के और रिवर सिस्टम को पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।